हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं बाल विकास। बाल विकास की आपकी सीरीज़ चल रही है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे वही जो एग्ज़ाम में आएगा, उन चीज़ों को हम समझाएँगे। हाँ, सेम टू सेम ये क्वेश्चन नहीं आएँगे आपके, मगर इन्हीं से संबंधित तो अपन हर चीज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ते चलेंगे। अब आपके वर्ग 3 का समय भी ज़्यादा दूर नहीं है। वर्ग 3 की आपकी जगह आने वाली है। अपनी तैयारी को आप मजबूत बना सकते हो। आप भी यही करें, चीज़ों को रटें नहीं, चीज़ों को समझें और उनको और चिंतन करें कि इससे और क्या-क्या शब्द बन सकते हैं, इसे क्या और बोलते हैं, गूगल पर सर्च करें, उनके बारे में जानकारी लें और उनकी खोज करें और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, थ्योरी को समझें। जैसे प्याजे पढ़ा तो पूरे प्याजे को समझें, उसकी थ्योरी क्लियर करें। हमने समावेशी कक्षा पढ़ी, तो समावेशी कक्षा है क्या? समावेशी कक्षा के बारे में पूरा पता चल जाएगा, अंतर्व्यक्तित्व के बारे में पूरा पता चल जाएगा, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी पता चल जाएगा। अब उससे कहीं घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, आप सही बता दोगे। तो आपको भी यही करना है, आपको भी प्रतिभाशाली बालक बनना है, आपको भी अपनी नौकरी लाना है, तो आपको नौकरी लगाना है, तो आपको यही कार्य करना पड़ेगा। आप ये सोच लो कि आप पढ़ भी रहे हो और आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि इस सब्जेक्ट से आप मोटिवेट भी हो रहे हो, तो आप पढ़ते रहें। यहाँ बाल विकास की ये सीरीज़ चल रही है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। बाल विकास और पेडागोजी साथ में लेकर चल रहे हैं। वीडियो लेंथी ना हो इसलिए आपको 15-15 क्वेश्चन की ला रहे हैं। 13 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? अधिगम में आकलन किस लिए होता है? ग्रेड व अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन करने के लिए। ये हम देखेंगे किसके लिए होता है। तो जो अधिगम में आकलन होता है, अधिगम के लिए आकलन होता है, अधिगम में आकलन होता है। अधिगम में हम सीख रहे हैं कुछ, और सीखने में हमें आकलन करना है। सीखने में हमें तो किसकी जरूरत है? हमें एक प्रेरणा की जरूरत है। हम प्रेरणा के लिए आकलन करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रेरणा के लिए। यहाँ होता है कि प्रेरणा क्या है? आकलन की प्रेरणा के लिए आपको क्या प्रतिपुष्टि मिलती है, प्रतिपुष्टि आवश्यक है कि बच्चे को प्रतिपुष्टि, बच्चा इसे सीख रहा है या नहीं सीख रहा, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित रखता है? विश्लेषणात्मक, मुक्तंत, समस्या समाधान और अपसारी। जैसे पहले ग्रेड चलती, पहले क्या अंक चलते थे, कितनी परसेंट बनी बच्चे की, कितनी परसेंट आई। अब क्या है, ग्रेड चलने लगी। तो ये पूछा है आपसे, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? तो कैसे अलग है? ग्रेड अंकों से ऐसे अलग है कि ग्रेड अंकों में क्या होता था, बच्चा रटता था, रटने पर ध्यान देता था, या रटकर या फिर कोई गलत कदम उठाता था, वही नकल करना, चीटिंग बनाना, फर्रे बनाना, जैसे करता था बच्चा। तो गलत कदम उठा के बच्चा अपनी परसेंटेज पर जोर डालता था। अब यहाँ पर क्या है, बच्चे को समझ के पढ़ने पर जोर दिया गया है। यहाँ पर बच्चे को कुछ पता ही नहीं चलेगा, मेरे 2-4 नंबर इधर आ जाए, उधर आ जाए। और यहाँ क्या है, विश्लेषणात्मक। जो विश्लेषणात्मक है, विश्लेषणात्मक क्या होता है, चीजों को छोटे-छोटे करके समझाना। छोटे-छोटे पेपर हो गए हैं, ऐसे आपके PT1, PT2, तिमाही, छमाही जो और वार्षिक जो पेपर होते हैं, तो छोटे-छोटे पेपर बाँट दिए। छोटे-छोटे हिस्सों में चीज़ों को बाँटना, छोटे-छोटे हिस्सों में समझाना, ये आपका ग्रेड में आया है। तो क्या हुआ है, विश्लेषणात्मक वो हुआ है। आप देखेंगे ए ऑप्शन आपका राइट है, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति के विकास में निर्भर करता है, व्यक्ति के विकास में निर्भर करता है एक महत्वपूर्ण भूमिका, आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या, आनुवांशिकता या वातावरण। यहाँ आपको देखकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण है। व्यक्ति के विकास को क्या निर्वाह करता है? आपको पता है व्यक्ति का जो विकास है वो किन चीजों से मिलकर बनता है। जो व्यक्ति का विकास होता है वो आपका आनुवांशिकता और वातावरण। तो आनुवांशिकता भी बहुत जरूरी है और वातावरण भी, दोनों जरूरी है, और दो ही चीजें एक दूसरे में गुथी होती हैं, एक दूसरे का मिश्रण है। इसी से बच्चे का विकास होता है। आप देखेंगे कि बच्चे का विकास है वह क्या होता है कि व्यक्ति विकास में आनुवांशिकता और वातावरण एक मिश्रण का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इनके मिश्रण की। तो आपका ए ऑप्शन आपका राइट है, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपिन एक स्वपन और पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता। यह व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है? एक बच्चा है, वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, दुःस्वप्न मतलब दिन में भी सपने देख रहा है, अपना शांत बैठा है, कुछ अपने मन ही मन में सोचने लगा है। तो बच्चा क्या कर रहा है, वो बच्चा क्या कर रहा है, वो बच्चा शांत बैठा है, बिल्कुल मन ही मन में वो सोचने लगा है।
तो वो क्या सोच रहा है ये हमको देखना है। वो बच्चा कैसा बच्चा है? वो बच्चा क्या है आपको पढ़ाया था हमने आंतरमुखी और बाह्यमुखी। वह अंतर्मुखी बच्चा है। वो क्या कर रहा है? बाह्यमुखी बच्चा ऐसा होता है सबसे खुल के बोलता है, सबसे अच्छे बोलता है। और ये अंतर्मुखी बच्चा है। कौन सा बच्चा? अंतर्मुखी बच्चा। अंतर्मुखी बच्चा है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो कि बच्चे स्कूल में ज्यादा आए, स्कूल में छुट्टी नहीं मारे, ऐसा क्या उनको प्रोत्साहन दे, क्या करें कि बच्चे ज्यादा आए? विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, प्रतिदिन घरों में बच्चों में लेकर आए। ऐसा जैसा आंगनबाड़ी में होता है, वो साइकिल जाती है, बच्चों को बुला कर लाती है। तो बच्चे जब छोटे होते हैं इसलिए होता है। एनसीईआरटी में 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ये नियम नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। बच्चों को आकर्षित बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना, बच्चे को किसी भी प्रकार का दंड और पुरस्कार देना, ये बाहर की जो अभी अभी वो होती हैं, बाहर की जो मोटिवेशन है, ये काम नहीं आएंगे। अभी व्यक्ति हैं बाहर से, कितने दिन चलेगा? जब तक देंगे देंगे, कितने दिन देंगे? जिस दिन नहीं देंगे वो आना बंद हो जाएगा। इसलिए ये भी रॉन्ग है। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने का कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। बच्चों को दंडनीय कुछ नहीं कर सकते। आवासीय विद्यालय खोलना। तो आपका सी ऑप्शन भी गलत था। डी ऑप्शन आपका राइट है। डी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। डी ऑप्शन आपका क्यों राइट है? आप देख पाएंगे कि डी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, जब बच्चे क्यों नहीं आ पा रहे हैं, या तो वो दूर होंगे, आने में प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी आ रही, तो उनके ऐसे बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोल देना चाहिए। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। और इसमें और कोई ऑप्शन डी से और अच्छा होता तो वो भी राइट हो सकता है। आपको पता है पेडागोजी में ऐसा देखा जाता है कि चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा मजबूत है, या ये देखा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उसमें तीनों और ऑप्शन समा रहे हैं, तो वो ऑप्शन आपका राइट होता है। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? एक समावेशी कक्षा। आप समावेशी कक्षा समझ चुके होंगे क्योंकि हमने इसे बहुत बार पढ़ा दिया है। समावेशी कक्षा वह कक्षा होती है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे एक समान जगह बैठकर पढ़ते हैं। जो बच्चे वंचित परिवार से आए हैं, अलग संस्कृति के हैं, जो बच्चे शारीरिक, मानसिक, जैविक और खेल में, कूद में, सोचने में, विचारने में वंचित फैमिली से, विकलांग, सब बच्चे एक साथ बैठ कर पढ़ते हैं, वो होते हैं समावेशी शिक्षा। और उसी को आप व्यक्तित्व भिन्नताएं जो अलग अलग उनमें होती हैं। तो हमसे पूछा है एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं है, मतलब 3 ऑप्शन उसमें राइट है, एक ऑप्शन उसका गलत होगा। समस्यागत क्षेत्रों के बालकों को से शीघ्र सतत संपर्क करें। संपर्क, निदान आत्मक व उपचार आत्मिक प्रक्रियाओं का अधिकार का प्रयोग, व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं को संपूर्ण भागीदारी, धैर्यशीलता का कम होना। अब आपको पता है जब कोई को हम पढ़ाएंगे, बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो प्यार प्यार बहुत जरूरी है। प्यार से ही बच्चे समझते हैं। तो धैर्यशीलता का कम होना ये गलत बात है, और सभी आपकी राइट बात है। धैर्यशीलता का कम होना ये तो बहुत ही गलत बात है। समस्या क्षेत्रों के बालकों को शीघ्र सतत संपर्क करें। कहीं कोई समस्या आत्मिक बालक है तो उससे आप शीघ्र संपर्क करेंगे। निदान आत्मिक और उपचार आत्मिक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग करेंगे कि बच्चे में क्या कमी है, उसका निदान करेंगे, उसकी जांच करेंगे, और फिर उसमें पता चल जाएगा कि इसमें ये गलती है, ये कमी है, इसकी वजह से इसका अधिगम नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आप उसका उपचार करेंगे। और मतलब उपचार का मतलब है उसे जो आप उसे सही लग रहा है, किस चीज को क्या पढ़ाना चाहिए, तो उसका वो होगा। पहले उसकी जांच होगी, निदान, फिर उसका उपचार होगा। ये भी आपका राइट है। व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं को संपूर्ण भागीदारी, देखेंगे वो किस समाज से आया है, किस व्यवहार से आया है, उससे उसी प्रकार से आप बात करना है। ये बातें आपकी ऑप्शनों में आती हैं, ऐसा आप ऑप्शनों में आए तो उसे राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षा, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की मांग ना होना, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आध्यात्मिकता व क्रोध का प्रयोग करना। देखो आपको पता है कि बच्चों के साथ किसी प्रकार का आप क्रोध तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि क्रोध करना बच्चों के लिए
गलत होता है। बच्चों से क्रोध आप नहीं कर सकते हो, ना उन्हें डाँट सकते हो। एनसीईआरटी में बिल्कुल मना है। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करो कि वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापका को निम्नलिखित में से किसमें विश्वास करना चाहिए? कौन-सा ऐसा व्यवहार करना चाहिए? कौन-सा सही है? छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, आपका सी ऑप्शन आपका राइट है। छात्रों की सफलता के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, हर बच्चे को अलग से जाके व्यक्तिगत आपको समझना चाहिए कि इस बच्चे का क्या इसके निदान है, कैसे इसका निदान करें, कैसा इसका उपचार करें, तो उसकी जो आवश्यकता है उसे हमें देना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता? विशिष्ट बालकों का, सृजनशील बालक, धीमी गति से सीखने वाला बालक, शारीरिक रूप से विकलांग, साधन संपन्न बालक। देखो विशिष्ट बालक सोच के कभी ये मत सोचना आप कि विशिष्ट बालक कोई अच्छा होशियार बच्चा होगा, अमीर होगा या होशियार पढ़ने वाला बच्चा होगा, उसी से विशिष्ट बोलेंगे। विशिष्ट का मतलब है जो सबसे अलग हो। जो बच्चा बिल्कुल वंचित फैमिली से आया वो भी विशिष्ट हो सकता है। बच्चा विकलांग है, सब बच्चे ठीक है, एक बच्चा विकलांग है तो वो सब में विशिष्ट बच्चा है। एक और बच्चे नॉर्मल है, सामान्य है, एक बच्चे का आईक्यू 130 है, 140 है, प्रतिभाशाली बालक है, तो वो बच्चा भी विशिष्ट बालक है, विशिष्ट बच्चा है, क्योंकि उसका भी ध्यान रखना है। कहीं उससे टेम्पर आपने ध्यान नहीं रखा तो वो उसके अंदर ज़्यादा ऊर्जा है तो वो गलत क्षेत्र में चला जाएगा, तो उसे भी उस हिसाब का आपको होमवर्क देना पड़ेगा, कार्य देना पड़ेगा कि वो उसका काम चलता रहे, वो कार्य अपना करता रहे, वो हाँ, यहाँ पर मतलब बोरियत ना वो करे कि मुझे बोर हो रहा हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, तो वो बच्चा ऊगे नहीं और उसका भी काम, तो वो भी विशिष्ट बालक है। यहाँ हमसे देखा है सृजनशील बालक, धीमी गति सीखने वाला बालक, शारीरिक रूप से विकलांग, ये तीनों बालक क्या है? यह विशिष्ट बालक हैं। साधन संपन्न बालक, यह विशिष्ट बालक में नहीं आएगा, यह एक सामाजिक एक विशेषता है। साधन संपन्न बालक है तो ये विशिष्ट में नहीं आएगा। विशिष्ट में बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से जो होगा वह विशिष्ट में आएगा, साधन संपन्न बालक नहीं आएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन घुमा के आ सकता है। यह क्वेश्चन आपका एक बिल्कुल नोट कर लो, पेपर में जरूर ही आता है। समावेशित, वो आ गया अभी, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसमें 4 ऑप्शन सही है, ये गलत है। विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना, समानता की भावना का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, धना आत्मिक आत्म सम्मान का विकास है। आपको देखना है कि इसका राइट जो ऑप्शन है वो क्या होगा आपका। इसका राइट ऑप्शन है आपका, यहाँ आप देख पा रहे हो कि क्या पूछा है हमसे, एक इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है। तो क्या पूछा है? विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना, जो उनका नैतिक आचरण है, क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, उसको उठाना ये जरूरी है। समानता की भावना का विकास, सबके प्रति समान भावना रखना, अच्छा रखना, भावना का विकास सही है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, ये तो गलत है ना। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, कोई विकलांग है या कोई मंदबुद्धि है या कोई सुनाई नहीं पड़ रहा है या कोई, तो आप क्या करोगे उनके साथ? उनको आत्महीनता, उनकी मतलब उनको बुरा बोलोगे कि आप विकलांग, तू क्या करेगा पढ़ के, तू तो पढ़ ही नहीं सकता बेटा, क्यों स्कूल आ गया, तू मंदबुद्धि है। वो पहले कहते थे ना कि वो कुमार का जान है, वो ऐसे कुछ बोलते थे कि वो क्या कहेगा यार, मट्टी खुदेगा, ऐसे सर कुछ भी बोल देते थे पहले। तो ये शब्दों को लेकर एनसीईआरटी में ये लाइनें संविधान जैसी लिखी गई हैं कि आप ऐसा कोई शब्द नहीं बोलेंगे जिससे बच्चे की आत्महीनता की भावना का विकास गलत हो, उसकी मतलब आत्महीनता को ठेस पहुंचे उसकी आत्मा को कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो, मेरे पापा मम्मी नहीं पढ़े, मैं भी नहीं पढ़ा। तो ऐसा इसलिए यह ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका गलत है। और यह धनात्मक आत्म सम्मान का विकास, मतलब पॉजिटिव, उसे पॉजिटिव एक आत्म सम्मान का विकास करो कि आप पढ़ सकते हो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, हर बच्चे में अपनी ये खूबी होती है, आप भी अपनी कुछ खूबी लेकर आए हो, आप भी कुछ कर सकते हो, तो आप पढ़ सकते हो। तो डी ऑप्शन भी आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह विशेषता जो कि सहयोग आत्मिक स्थिति की सीमा में नहीं है। वह विशेषता जो कि सहयोग आत्मिक स्थिति की सीमा में नहीं है, एक ऑप्शन ऐसा है कि जो सहयोग नहीं कर रहा है हमारा। व्यक्ति जवाबदेह, आमने सामने अंतःक्रिया, कार्यों पर जोर या शिक्षक केंद्रित। आप देखेंगे वह विशेषता जो सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, ऐसा ऑप्शन है। अभी जो हमारी शिक्षा चल रही है वह शिक्षा हमारी बाल केंद्रित, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक ऐसी शिक्षा है। इसमें बच्चा हीरो है, बच्चा अपनी क्लास का हीरो है। सर को सिर्फ क्या करना है, सर उसके सहयोग करता है, बच्चे का सहयोग करेंगे, ना कि वो सर
वो भगवान, गुरु, ब्रह्मा अब सर नहीं है, एनसीईआरटी में खत्म कर दिया है। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा जो लिखा है डी ऑप्शन, यह गलत है। शिक्षा हमारी शिक्षक केंद्रित नहीं है, शिक्षा हमारी बाल केंद्रित है। कार्यों पर जोर दिया जाएगा, आमने सामने बैठ के अंतः क्रिया की जाएगी और व्यक्तिगत जवाबदेह होगा। बच्चे से आप पूछोगे, बच्चा आपसे बताएगा। ये सब ऑप्शन आपके राइट थे, डी ऑप्शन आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बच्चे कुछ बहुत धीमी गति से। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आपसे पूछा है, आप टीचर बन जाओगे तो इस परिस्थिति में आप क्या करोगे? आपको टीचर बनना है तो आप बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाना, क्योंकि बच्चे के लिए जो प्राइमरी टीचर होते हैं वो सही में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उनके जीवन में। जो वो पढ़ा देते हैं बच्चा वही सीख जाता है। आपने कहीं उसकी राइटिंग करने में डांट दिया कि नहीं बेटा आप हर बार बी सही नहीं बना रहे हो, ए सही नहीं बना रहे हो, जीवन में उसकी इतना अच्छा हो जाएगा कि कभी आपने जो बताया वैसा ही हो जाएगा, कभी गलत नहीं करेगा। तो जो प्राइमरी टीचर होते हैं वो बच्चे की एक जड़ होते हैं, एक नींव होती है, एक रूट होती है, तो बहुत जरूरी है। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देगा, तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। हमसे पूछा कि आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति, आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, ये बोला है ना कि एक समावेशी कक्षा में बच्चों को ग्रुप बना के बिठा देंगे, आमने सामने बिठाएंगे, अंतः क्रिया कराएंगे, छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे। तो क्या करेंगे, जो धीमी गति के बच्चे हैं और जो तेज गति के जो बच्चे सीख रहे हैं उन बच्चों की सहायता से जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने में लगाएंगे। तो बच्चे उनको सिखाएंगे। वो जो बच्चा तेज सीख रहा है तो धीमी गति वाला बच्चा उससे पूछ सकता है कि ये कैसे हुआ, आप मुझे बता दो। क्योंकि टीचर कहीं हर प्रत्येक बच्चे को नहीं जा पा रही, नहीं समझा पा रही हर टाइम पर। तो जो बच्चे तेज हैं वो उनको समझा सकते हैं और ऐसा समझाने से बच्चों को समझ में भी बहुत अच्छा आता है। डी ऑप्शन आपका राइट है और 3 ऑप्शन आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिफ्टेड मेधावी होने का लक्षण। गिफ्टेड मेधावी होने का लक्षण क्या है? अभिव्यक्ति में नव्यता, वाचालता, जिज्ञासा, अति सक्रियता। गिफ्टेड मेधावी होने का लक्षण मतलब गिफ्टेड मतलब एक प्रतिभाशाली बालक। आप क्या हो? एक प्रतिभाशाली बालक हो। तो इसका क्या है? प्रतिभाशाली बालक एक अभिव्यक्ति में नव्यता करेगा, बात सही है। जिज्ञासु होगा। वाचालता, आपको पता चल रहा है वाचालता। वाचालता क्या है? वाचाल किसी कैसे बच्चे को बोलते हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सही, वाचाल है, उसे बोलते हैं ना कि तुम तो वाचाल हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो। तो वाचाल तो आपका गलत हो जाएगा। अति सक्रिय बच्चा कभी दिमागदार में नहीं आता है। उससे जो बच्चा गहन अध्ययन करके चीजों को पढ़ता है, थोड़ा शांत रहता है, ध्यान से चीजों को देखता है, वो बच्चा आपका प्रतिभाशाली बालक में या मेधावी गिफ्टेड कुछ भी बोल सकते हैं, गिफ्टेड बच्चे में नाम आता है। तो अति सक्रियता बच्चा, आप देखेंगे कोई बच्चा इधर चट इसमें हाथ मार, चट उसमें हाथ मार, जी बच्चा उसमें नहीं आता है मेधावी बच्चे में। तो इसलिए ए ऑप्शन और आपका 1 और 2 आपके सही है। बी ऑप्शन आपका राइट है। बी ऑप्शन अभिव्यक्ति में नव्यता, कुछ करने में नया सीख रहा है बच्चा, नया सोच रहा है और एक जिज्ञासु बच्चा है, जिज्ञासा कर रहा है कुछ सीखने की, कुछ करने की। तो ये दो ही बच्चे कैसे होते हैं? प्रतिभाशाली बालक में आते हैं। इनका आईक्यू आपका 130 से ऊपर रहता है। ऐसे आप 10 साल का बच्चा है तो 13 साल के बच्चे के बराबर सोचेगा। ऐसा देखना 5 साल का बच्चा है तो वो 8 साल के बच्चे के बराबर सोचने की, समझने की क्षमता हो जाती है उनकी। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी बाहरमुखी होते हैं, अपसारी चिंतक होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं, अभिसारी चिंतक होते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि यह आपके कैसे बच्चे जो होते हैं, आपके प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कैसे बच्चे होते हैं। तो आप देखेंगे यह बहुमुखी मतलब एक अंतर्मुखी जो मनी मन में पढ़ता है बच्चा, बहुमुखी जो वाचाल बहुत बोलता है, सब अपनी बात है नहीं कि वो अच्छा होता है बहुमुखी भी, मगर बहुत बोलता है, हर बात को दूसरों को बताना वो बहुमुखी होता है। और बहुत परिश्रमी, अभिसारी चिंतक। यहाँ आपका राइट ऑप्शन होगा बी, अपसारी चिंतक। अपसारी का मतलब होता है संज्ञानात्मक, नया करना, नई खोज करना, नए विचार उत्पन्न करना, समस्याओं का समाधान करना। एक जिज्ञासु बालक जो जिज्ञासा रखता है, जो कुछ नई नई चीजें सोचता है, तो वो होता है अपसारी चिंतक। जो चिंतक करता है, तर्क करता है, वो बच्चा प्रतिभाशाली बालक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे?
मूर्ख में तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। जो 71 से नीचे जिसका आईक्यू होता है उसे जड़ बुद्धि बोलते हैं, और मूर्ख आपका 80-81 जो उसका आईक्यू होता है उसे आप 81 होगा आपका, तो उसे मूर्ख बोल सकते हैं। मंद बुद्धि, वही मंद बुद्धि आप 81 से 71 तक मंद बुद्धि। सामान्य बुद्धि आपको पता ही है 100 होता है, या 91 से 105 तक सामान्य बुद्धि होगी आपकी। प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक 130 से आपका ऊपर प्रतिभाशाली बालक रहेगा। जैसे आपका बालक है, और बालक आपका क्या है, 10 साल का आपका बालक है, और आप जी हो गई वास्तविक आयु। मानसिक आयु कितनी है उसकी, 14 साल के बराबर सोच रहा है। मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट हो जाएगी, ये 100 का इसमें हुआ मल्टीप्लाई, तो आपके 140। 140 जो आईक्यू है वो प्रतिभाशाली बालक का है। बच्चा 10 साल का है और 14 साल के बराबर सोच रहा है, उसकी मानसिक आयु 14 साल है और वास्तविक आयु 10 साल है। आपका सूत्र भी आ जाता है, तो ये आपका बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो वो बच्चा कैसा होगा, प्रतिभाशाली बालक होगा बच्चा। सामान्य बुद्धि आए तो आप ध्यान करना, 91 से 105 तक जो आए वह सामान्य बुद्धि है, और उनसे जैसे ही नीचे बुद्धि जाने लगेगी तो बच्चे का, बच्चा 10 साल का है, 10 साल का बच्चा है आपका, और 10 ही साल के बराबर सोच पा रहा है बच्चा, तो उसका आईक्यू क्या हो जाएगा, 100। जब 100 होगा तो सामान्य बच्चा हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह हैं जो, सिद्धांत ने हमें बताया, जो बहुत अच्छा सोच पाते हैं, तर्क कर पाते हैं, जिज्ञासु होते हैं, कुछ चाहते हैं कुछ चीजों को पाना, और समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, कोई चीज पर तर्क करते हैं, कुछ खोजने की कोशिश करते हैं, वह बच्चे होते हैं सृजनात्मक। बहुत बुद्धिमान होते हैं, पर सब लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। ये आप देखेंगे यहाँ, जो आपका सही ऑप्शन होगा इसका, आपका सही ऑप्शन होगा कि बच्चे क्या, ऐसा नहीं है कि परीक्षा में अच्छे अंक ला रहा है, बच्चा रट के भी ला सकता है, तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, थ्योरी को समझ रहा है, थ्योरी के बारे में जानकारी ले रहा है, वो बच्चा आपका वो प्रतिभाशाली बालक होगा, सृजनात्मक बालक होगा। ऐसे रट कर या कुछ वजह से भी आ सकते हैं, अंक प्राप्त करने योग्य बच्चे ऐसा नहीं है। जो उसमें कोई समस्या आ रही है, अपनी समस्या का हाल समाधान कर ले रहा है, वो बच्चा चिंतन कर ले रहा है, तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट है। पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान अच्छा हो, उसका चिंतन और समस्या समाधान जिस बच्चे का अच्छा होगा, वही बच्चा प्रतिभाशाली बालक और सृजनात्मक शिक्षार्थी वही कहलाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। आप भी यही करें, चीज़ों को रटें नहीं, चीज़ों को समझें और उनको और चिंतन करें कि इससे और क्या-क्या शब्द बन सकते हैं, इससे क्या और बोलते हैं, गूगल पर सर्च करें, उनके बारे में जानकारी लें और उनकी खोज करें और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, थ्योरी को समझें। जैसे प्याजे पढ़ा तो पूरे प्याजे को समझें, उसकी थ्योरी क्लियर करें। हमने समावेशी कक्षा पढ़ी, तो समावेशी कक्षा है क्या? समावेशी कक्षा के बारे में पूरा पता चल जाएगा, अंतर्व्यक्तित्व के बारे में पूरा पता चल जाएगा, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी पता चल जाएगा। अब उससे कहीं घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, आप सही बता दोगे। तो आपको भी यही करना है, आपको भी प्रतिभाशाली बालक बनना है, आपको भी अपनी नौकरी लाना है, तो आपको नौकरी लगाना है, तो आपको यही कार्य करना पड़ेगा। आप ये सोच लो कि आप पढ़ भी रहे हो और आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि इस सब्जेक्ट से आप मोटिवेट भी हो रहे हो, तो आप पढ़ते रहें और अपनी नौकरी लगाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।